नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत और रशिया के बीच 21st समिट आयोजित की गई। तो ये एक प्रकार का 2+2 डायलॉग है जिसमें इंडिया तथा रशिया के फॉरेन एवं डिफेंस मिनिस्टर शामिल होंगे। तो इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि भारत और रशिया के बीच एक प्रकार का स्पेशल तथा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और पार्टनरशिप मौजूद है। और जो दुनिया की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी डायनामिक्स बदलते जा रहे, तो मल्टीपोलैरिटी का जमाना आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर आ रहा है। एक टाइम हुआ करता था जब कुछ ही चंद देश पूरी दुनिया में राज किया करते थे, जैसे कि 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में कंट्रोल हुआ करता था ब्रिटिश का। फिर उसके बाद यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का पूरी दुनिया में वर्चस्व आया। लेकिन ये दौर ऐसा है जबकि सारे देशों की अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल जितने भी फोरम्स होते हैं उन सब में सारे देशों की अहमियत होती है, हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसे देखते हुए हमें ये इंश्योर करना है कि दोनों के जो पर्सनल इंटरेस्ट है, रशिया के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, भारत के भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, तो दोनों ही देश एक दूसरे के इंटरेस्ट तथा उनके फायदे या नुकसान को देखते हुए उनके प्रति सेंसिटिव हो तथा एक एक म्यूचुअली एक रास्ते में दोनों आगे बढ़े। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में जानते क्या लिखा है। भारत और रशिया के बीच जो संबंध गहरा है उसका एक पार्ट है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम में जब देश आपस में डायरेक्टली न लड़ते हुए इनडायरेक्टली लड़ते थे, जिसमें कि यूएस, यूरोप, रशिया शामिल थे। तो ये देश एक दूसरे से वर्ल्ड वॉर 1 या 2 की तरह डायरेक्टली वॉर नहीं किया करते थे, बल्कि वे किसी दूसरे देशों को अपना जरिया बना के उसके थ्रू एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर करते थे। इसका एक उदाहरण है मिडिल ईस्ट की कंट्री जैसे इराक, ईरान, सीरिया, फिर अफगानिस्तान। तो यहाँ अफगानिस्तान कुछ ग्रुप्स को फंडिंग करता था, तो यूएस उसके अपोजिट वाले ग्रुप को फंडिंग करता था। तो इन वो दौर हुआ करता था कोल्ड वॉर का, जो कि 1990 1990s के समय इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो ये वो दौर था जब हमारे संबंधों में गहराई आई। फिर इस वक्त दुनिया में एक प्रकार का ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है पॉलिटिक्स में, तथा कोई एक सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि अ, एक तरफ जहाँ चाइना और यूएस के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर की आशंकाएं लगाई जा रही है। तो, तो कोई दुनिया में इस वक्त कोई फिक्स्ड रेजिमे नहीं है। तो इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि दो देश आपस में सहभागिता के साथ आगे बढ़ पाए। फिर भारत और रशिया दोनों ही देशों के अपने जो पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट है ये भी बदलते जा रहे हैं। भारत आधुनिक डेवलप होते जा रहा है, डेवलप्ड नेशन होते जा रहा है। तो उसकी जो ज़रूरतें हैं या उसके जो आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस है, ये भी चेंज होते जा रहे हैं। हालांकि समय के साथ साथ दोनों देशों के बीच जो संबंध है ये और ज़्यादा गहरा गहराई हासिल कर पा रहे हैं।
अब जो पो कोल्ड वॉर के बाद का जो दौर आया तो उसमें भारत एक ऐसी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर आई जो कि एक पावर हाउस हुआ बनी। और ये जो ग्लोबल डिबेट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत एक अहम देश बन के आई। फिर हमारे जो इंटरनेशनल जितने भी डिबेट्स होते हैं या फिर जब बात आती है सारे देश को के साथ आपस में मिलके कोऑपरेट करने की, कुछ मुद्दे होते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल ट्रेड, टेररिज्म, इन सब में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई तथा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रशिया का इस वक्त दुनिया में कई पिछले कुछ दशकों से ग्लोबल लेवल पे एक उसकी एक अलग पहचान है रशिया की। रशिया एक पावरफुल कंट्री माना जाता है तथा एक डेवलप्ड नेशन है। तो ऐसे में भारत को जरूरत है कि इस पावरफुल देश की के साथ दोस्ती बने रहे और उनके स्तर को हमेशा समय के साथ मजबूत किया जाए। फिर जो इसके पहले जो डिबेट पिछले वर्ष अब जानते हैं भारत और रशिया के जो रिलेशंस उसमें क्या कन्वर्जेंस है, वो किन मुद्दों में एक साथ है और किन मुद्दों में वो अलग अलग है। तो रशिया इस वक्त भारत का के लिए एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और प्रथम प्राथमिक आर्म्स सप्लायर है। वो हमें हथियार सप्लाई करता है, गोले बारूद सप्लाई करता है। और भारत जितना भी आर्म्स इंपोर्ट करता है उसका लगभग 60% हिस्सा रशिया से आया है, जो कि हमारे आर्मी, भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उपयोग करती है। हाल ही में भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम को एक्वायर किया करने जाएगा। फिर हम हमारे पास सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, T-90 टैंक्स हो जाएंगे। फिर जो नौसेना के लिए INS तलवार, क्रीवक क्लास के फ्रिगेट्स भी हमारे पास बहुत जल्दी रशिया के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो रशिया और इंडिया के बीच जो बायर से सेलर का रिलेशनशिप है उसे एक नए स्तर पे ले जाने की ज़रूरत है, जहां हम दोनों कोलेबोरेट करके टेक्नोलॉजी का इजहाद कर पाए। तो इस दिशा में भारत और रशिया के बीच पहले भी बहुत से प्रयास किए गए, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है जिसे एक जॉइंट रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया। और इसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, ये एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ दोनों देश आपस में मिलके सहकारिता एक दूसरे की मदद से आगे कोलेबरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ हमारे दोनों देशों के बीच हमारे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी बदलते जा रहे हैं, जो कि खासकर जियोपॉलिटिकल्स, भूगोलिक राजनीति के कारण, जिसमें एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब अगर हम बात करें जियो स्ट्रेटेजी की, तो रशिया इस वक्त चाइना के साथ पिछले 1 या 2 दशकों से उनके बीच एक अच्छे मजबूत संबंध है, जबकि जो भारत है वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की तरफ ज़्यादा टिल्ट है। और ये डिफरेंस हमें देखने को मिला हाल ही में अफगानिस्तान के को लेकर, जहां पर चाइना के कारण रशिया भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी ओर जो भारत है वो यूनाइटेड स्टेट्स
ऑफ अमेरिका का साइड लेके वो तालिबान का विरोध कर रहा था। अब हमारे रशिया और भारत के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। अब डिफेंस और एनर्जी से आगे बढ़कर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, फिर मिनरल्स और मेटलर्जी के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर्स, खाद्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में भी संगठित हो रहे हैं। अब जो भारत और रशिया का जो ट्रेड है वो लगभग $10 बिलियन का था 2019-20 में, लेकिन ये हमारे जो पोटेंशियल है वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए। हम दोनों देशों के बीच जो ट्रेड का जो पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं, ये इससे 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर कहीं ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में इस संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अब जानते हैं क्या डाइवर्सिटी और स्टेबिलिटी। तो इस वक्त ये ज़रूरी है कि बढ़ते हुए जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को देखते हुए इन दोनों देशों के लीडरशिप को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, ताकि एक एक उन्नत और डेवलप्ड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार हो सके जो दोनों देशों के संबंधों के लिए ज़रूरी हो और हमारे संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करे। तो हाल ही में मोदी एवं पुतिन की जो मीट है वे इस और एक इशारा करती है कि इंडिया और रशिया का जो पार्टनरशिप है ये एक भरोसेमंद दोस्ती के रूप में आगे बढ़ेगी और ये इंश्योर करेगी कि दोनों देशों में स्थिरता हो तथा डाइवर्सिटी बढ़े। अब दो सुझाव है इसमें कि हमें डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र, फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र, साइंस टेक्नोलॉजी, ये ऐसे फील्ड है जिसे हम एजेंडा बना के इस पे कार्य कर सकते हैं, ताकि ये साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया की ग्रोथ को बढ़ाए। साथ ही साथ इससे हमारे बीच जो मल्टीलैटरलिज्म है इसे मजबूत करेगा। अब दूसरी बात ये कही गई है कि हम दोनों देशों के बीच ह्यूमन टू ह्यूमन एक्सचेंज होना चाहिए, जिसे हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं, जिसका एक उदाहरण इन्होंने दिया कि जो यूथ एक्सचेंज होना चाहिए, अर्थात कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक्टिव लोगों को, प्लेयर्स को एक देश से दूसरे देश जाके वहाँ के वहाँ के वहाँ पर वे स्टडी कर सके, वहाँ का कल्चर को समझे। तो इनसे हम दोनों देशों के बीच में एक जो संबंध है ये मजबूत बनेगा। अब आगे कहा जा रहा है कि इन दोनों ही सॉफ्ट पावर को मजबूत करने के लिए कुछ फील्ड्स बताए गए, जैसे कि खेल, फिर कल्चर, स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्टडीज। तो ये है इस वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।